हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी चैनल। सभी का हार्दिक अभिनंदन है यूजीसी नेट हिंदी चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो सब लोग आप? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अपन जो बात कर रहे हैं वो ज्योग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर सेकंड की बात कर रहे हैं। और इसमें 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हैं, ये मैं श्रीज और शंकरला है, ये आप लोगों की क्लास कर रहा हूँ। तो जो विद्यार्थी प्लस कोर्स के लिए भी जुड़ना चाहते हैं तो वो प्लस कोर्स के लिए भी जुड़ सकते हैं। और उसके लिए आपको डिस्काउंट के लिए आपको मेरा रेफरल कोड राजेंद्र 10 है, जिसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। नया बैच मेरा रनिंग में है। अभी मैं थोट शुरू करने वाला हूँ, थोट शुरू करूँगा। तो जो विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं तो थोट के बाद में इंडियन ज्योग्राफी करेंगे, फिर वापस से अपन फिजिकल ज्योग्राफी पे आ जाएंगे। तो जो विद्यार्थी अगर यूजीसी नेट जीआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं और जिनका गोल जीआरएफ क्लियर करना है, या स्कूल लेक्चरर की भर्ती से संबंधित आपको एग्ज़ाम देना है, या कॉलेज लेक्चर की भर्ती से संबंधित एग्ज़ाम देना है, तो आराम से सहर्ष के साथ में आप जुड़ सकते हैं। मेरा रेफरल कोड राजेंद्र 10 है। और आपको कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार की, तो आप मुझे इस नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं। डिटेल कोर्स के लिए आप जुड़ें। बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझना हो तो आप जुड़ सकते हैं। इसी क्रम में आज पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कडप्पा क्रम की सेल संबंधित है। कडप्पा क्रम की सेल संबंधित है आर्कियन समूह से, आर्यन समूह से, द्रविड़ समूह से, पुराण समूह से। तो आपको विदित होना चाहिए सेल समूह की। अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने, तो मित्रों अपने यहाँ पे जो सेल समूह का क्रम है, सेल समूह का क्रम, सेल समूह का क्रम, इस क्रम से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो फर्स्ट नंबर पर आर्कियन समूह की है, आर्कियन समूह की सेल है। आर्कियन के जस्ट बाद में धारवाड़ क्रम है, धारवाड़ समूह की है। फिर उसके बाद में कुड़प्पा समूह की चट्टान है, फिर विंध्यन समूह की चट्टान है, फिर आपके गोंडवाना समूह की चट्टान है, फिर दक्कन समूह की चट्टान है, और लास्ट में आपके टर्सरी समूह की चट्टान है। ये विश्व की प्राचीनतम मानी जाती हैं। ये क्रम याद रखना, ये विश्व की कैसी हैं? प्राचीनतम। और ये है आपकी नवीनतम। याद रखना है, ये क्रम आपको ध्यान रखना है। अब इसी क्रम में इसका आंसर देना है कि ये कौन से संबंधित है। आर्कियन समूह से हैं, आर्यन समूह से हैं, द्रविड़ समूह से, पुराण समूह से हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर होगा आपका डी। और डी आंसर इसका क्यों होगा? इसका डी आंसर क्यों होगा? क्योंकि ये पुराण समूह से संबंधित है। याद रखना है आपको, पुराण समूह से संबंधित ये चट्टान है। और कडप्पा क्रम की जो चट्टान है आपकी, कडप्पा क्रम की चट्टान, अगर इनके अपन विस्तार की बात करें, विस्तार की ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? कडप्पा क्रम की चट्टान सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ देखने को मिलती है? तो ये आंध्र प्रदेश का एक जिला है कडप्पा, उनके नाम पर इनका नाम हुआ है। आंध्र प्रदेश का एक जिला है, जिला, और उसका नाम है कडप्पा। उसी के नाम पर इनका नामकरण हुआ है। याद रखना है नामकरण इसी के नाम पर हुआ है। और ये दूसरी चीज़ याद रखना है, ये इस आंध्र प्रदेश में अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है, अर्धचंद्राकार रूप में।
अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है। ये अर्धचंद्राकार रूप में ये फैली हुई है। इनका विस्तार आपको अर्धचंद्राकार रूप में देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है। इन चट्टानों से क्या प्राप्त होता है मेरे दोस्तों? इस संरचना में इनसे हीरा प्राप्त होता है, सोना प्राप्त होता है। यहाँ से हीरा और सोना यहाँ से पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसके अलावा यहाँ से चूना, और जब चूना है तो यहाँ पे क्या भी मिलता है आपको? मार्बल भी मिलता है। ये खनिज यहाँ से पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश के अलावा इन चट्टानों का विस्तार आपको एमपी में भी देखने को मिलेगा, हमारे राजस्थान में भी देखने को मिलेगा, और कर्नाटक और तमिलनाडु में भी देखने को मिलता है। कर्नाटक और तमिलनाडु में भी ये चट्टान समूह आपको देखने को मिलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और द्रविड़ समूह की जो चट्टान होती हैं, द्रविड़ समूह की चट्टान याद रखना है, वो कौन सी है आपकी? गोंडवाना समूह की। गोंडवाना समूह की चट्टान द्रविड़ समूह से संबंधित है। गोंडवाना समूह की जो चट्टान है वो द्रविड़ समूह से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। और आर्कियन युग की अगर बात करें आर्यन युग की बात करें तो टर्सरी युग की चट्टान, टर्सरी युग की चट्टान इससे संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। टर्सरी युग की चट्टान जो है वो इनसे संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। और आर्कियन युग की चट्टानों से अगर मैं बात करूं तो इनसे संबंधित कौन सी है आपकी? धारवाड़ युग की चट्टान। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का संबंध इन्हीं से है। क्यों है? क्योंकि याद रखना है, धारवाड़ क्रम की आर्कियन समूह की चट्टानों के अवसादीकरण से, इन्हीं के अवसादीकरण से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला प्रश्न मैंने, ये क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी चीज मैंने आपको पूरी क्लियर करी। दूसरा क्वेश्चन आपका है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ स्थलाकृतियां हैं, एक तरफ अपरदन के साधन हैं। तो जलगर्तिका, घोलरंध्र, स्टैफोनी, ये किससे बनते हैं? भूमिगत जल से क्या बनता है? समुद्री जल से, वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृति, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति। तो ये अपरदन के साधन हैं। इनके द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। तो अगर इस प्रश्न में देखो आपको और भी कोई डाउट हो, जैसे ये साहब ये और की अगर आप पूछे, तो पुराण में याद रखना है, पुराण समूह में 2 आती हैं। पुराण समूह में एक तो 2 आती हैं चट्टान, एक तो कडप्पा, यानी कि कडप्पा प्लस, पुराण में कडप्पा के साथ में दूसरी कौन सी आती है? विंध्यन समूह की चट्टान, ये इनसे संबंधित है। विंध्यन समूह की चट्टान इससे संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। द्रविड़ समूह की चट्टानों की अगर मैं बात करूं तो गोंडवाना के साथ में एक और जोड़ देना प्लस, गोंडवाना के साथ में द्रविड़ समूह की बात करें तो गोंडवाना और दक्कन ट्रैप, ये इससे संबंधित है। दक्कन ट्रैप, ये दोनों इससे संबंधित है। बेटा ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, समझ में है ना? ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो याद रखना है इसको। अब इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो दोस्तों देखो कौन किससे बनता है। जैसे सबसे पहले है जलगर्तिका। जलगर्तिका, जलगर्तिका क्या होती है कि नदी जो होती है जब वो निकलकर प्रवेश करती है मैदानों में और अपनी घाटी को जो तली होती है उसकी सबसे पहले उसका अपरदन करती है, पार्श्व अपरदन कम करती है, और उसके मार्ग में जब हार्ड चट्टान आती है तो वो अप एंड डाउन के रूप में बहती है। ऐसी क्रिया में वो जलगर्तिकाओं का निर्माण करती है। तो जलगर्तिका किससे बनती है? नदियों से। इस प्रकार से नदी है ना अप एंड डाउन के रूप में ऐसे बहती है, अप एंड डाउन के रूप में। तो ये जो बनते हैं ना, ये आपकी जलगर्तिकाएं हैं, ये बनती हैं जो, ये आपकी जलगर्तिकाएं हैं। घोलरंध्र की अगर मैं बात करूं, घोलरंध्र की बात करें तो ये कास्ट टोपोग्राफी का है, भूमिगत जल से।
भूमिगत जल से। कास्ट टोपोग्राफी का क्षेत्र से निर्मित होता है। ये आपके चूना प्रधान क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। स्टैक जो होते हैं, स्टैक ये आपके समुद्री लहरों से बनता है या समुद्री जल से बनता है स्टैक। और टैफोनी आपके वायु से बनता है। टैफोनी ये वायु से बनता है, वायु से बनता है। अब सुमेलित कर लो, टैफोनी किससे बन रहा है? वायु से, यानी कि डी में 3। अब डी में 3 देख लो, इसमें भी है, बिल्कुल सही है। स्टैक किससे बन रहा है? समुद्री जल से, यानी कि सी में 2, इसमें भी है। घोलरंध्र आपके भूमिगत जल से, यानी कि बी में 1, इसमें भी है। और अपजल गर्तिका आपके नदी से। तो अब मिला लो, ए में 4, फिर आपके बी में है, बी में 1, ये वाला आंसर होगा। ए में 4 ये रहा, और बी में 1 आप सुमेलित कर सकते हो। गोलरंध्र जो है आपके, ये भूमिगत जल से बनते हैं, तो 1 हो गया इसमें। फिर उसके बाद में स्टैक जो आपका है, सी में अगर बात करें तो स्टैक समुद्री जल 2 हो गया, और आपका टैफोनी 3 वायु हो गई। अब ये आंसर आपका सुमेलित है। आप चेक कर लेना भाई, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी आप चेक कर लेना। तीसरा, निम्न में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? पैडी प्लेन डब्लू पेंग का है, पेनी प्लेन डेविस का है, पेन प्लेन की क्रमे का है, पेन फैन एसी लासन का है। पेन फैन किसका है? अब इनमें से आपको देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है मेरे दोस्तों? तो याद रखना है, पैडी प्लेन डब्लू पेंक का है, पेनी प्लेन डेविस का है, पेन प्लेन की क्रमे का है, पेन फैन एसी लासन का है। तो इसी क्रम में अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो याद रखना है जो आपका पेडी प्लेन है, जो पेडी प्लेन है ये एलसी किंग का है। किसका है? एलसी किंग का, याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। ये सुमेलित नहीं है। पेडी प्लेन आपका है ना, याद रखना, पेंक का नहीं है। किसका है मित्रों? ये एलसी किंग का है। बाकी सब सही है। पेन प्लेन डेविस का है, पेन प्लेन ये पेनी प्लेन है, ये पेन प्लेन है, कीक्रमे का है, ये पेन फैन है, एसी लासन का है। अब ये होती क्या है? अरे भाई अपर्दन की ये क्या चीज़ है? ये सब है अपर्दन के पश्चात शेष बचने वाली स्थलाकृति, शेष बचने वाली स्थलाकृति। सिंपल भाषा में समझना है, अपर्दन के पश्चात शेष बचने वाली क्या है? ये स्थलाकृतियाँ हैं, स्थलाकृतियाँ हैं। अपर्दन की अंतिम अवस्था में, अपर्दन की अंतिम अवस्था में, जिसको अपन अपशिष्ट पार्ट भी बोल देते हैं, तो बचने वाली शेष स्थलाकृतियाँ हैं। अपर्दन के पश्चात अंतिम अवस्था में बचने वाली शेष स्थलाकृतियाँ हैं। चीज एक ही है, नाम अनेक बन गए इनको। समझ में है ना? एलसी किंग ने इनको पैडी प्लेन कह दिया, वहीं डेविस ने इनको पेनी प्लेन कह दिया, वहीं कीकरमे ने इनको पेन प्लेन कह दिया, वहीं लासन ने इनको पेन फैन कह दिया। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? अपर्दन की अंतिम अवस्था में, जैसे ये आपका कोई मैंने बनाया स्थल मंडल, और अपर्दन की अंतिम अवस्था में अब ये अपर्दन के कारक कार्य करेंगे। अपर्दन की अंतिम अवस्था में कहीं कहीं आपको छोटी छोटी यत्र तत्र कोई ऊंचा भाग दिखाई देता है। समझ में आया ना? उनको सबने अलग अलग नाम से संबोधित कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ये कोई पार्ट है, इस पार्ट का अपर्दन हुआ और धीरे धीरे ये इस क्रम में परिवर्तित हुआ, इस क्रम में ये परिवर्तित हुआ। ये कोई पार्ट है, इसका अपर्दन हुआ और धीरे धीरे इस क्रम में, तो इसका कोई मुलायम पार्ट था वो तो अपर्दित हो गया, और हार्ड पार्ट आपको इस रूप में दिखाई दे रहा है। यत्र तत्र छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में, अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है। तो उनको विभिन्न व्यक्तियों ने भिन्न भिन्न नाम से प्रतीत करा दिया। अगला सवाल है,
निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? तो ये तो दुनिया का सबसे सीधा प्रश्न है। स्ट्राम्बोली, कोटापेक्सी, वेसुवियस, एल्ब्रूज। तो इसका सही आंसर होगा स्ट्राम्बोली। इसका सही आंसर क्या होगा? स्ट्राम्बोली। 2-4 दिन बाद तो इसकी लाइव भी लेने लग जाएंगे, तो मुझे भी पता लगता रहेगा कि आपकी आप क्या पोल ऑप्शन दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो। और 5 बजे है ना, टेस्ट भी दिया करो। 5 PM टेस्ट होता है अनअकैडमी पर, फ्री टेस्ट होता है वो। 5 PM अनअकैडमी पर फ्री लाइव टेस्ट होता है। तो जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है वो लाइव टेस्ट दिया करो 5 बजे, ठीक है ना। पेपर फर्स्ट का चल रहा है, पॉलिटी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का। उसके बाद में हायर एजुकेशन सिस्टम का पार्ट लेंगे अपन। तो निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? स्ट्राम्बोली को कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और स्ट्राम्बोली कैसा है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव। ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है जिससे क्या होती है, निरंतर गैसें निकलती रहती हैं, इसलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कोटापेक्सी है ना, ये क्या है? हाईएस्ट ऊंचाई पर, सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित, सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित। ये भी एक्टिव वल्केनियन है, याद रखना है आपको। क्लियर है? अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वल्केनियन है? एकांगुआ, एटना, फ्यूजियामा, वेसुवियस। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए आपको आंसर देना है कौन सा सही है, और एक्टिव पूछ रहा है आपसे। तो याद रखना है मित्रों, निम्न में से कौन सा एक्टिव ज्वालामुखी है? एकांगुआ, एटना, फ्यूजियामा, वेसुवियस। तो इसी क्रम में अगर मैं देखूँ आपके सामने, तो एक्टिव की अगर बात करें अपन, तो सबसे पहले आपका होगा फ्यूजियामा। याद रखना है, एक तो है इसमें फ्यूजियामा। दूसरे की बात करूं तो दूसरा है आपका वेसुवियस, वेसुवियस। ये दोनों इस क्रम में आंसर कौन सा आ गया? ये आ गया आपका सी। ये दोनों कैसे हैं? ये एक्टिव ज्वालामुखी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एटना कहाँ पे है? सिसिली आइलैंड पर। एटना कहाँ पे है? सिसिली आइलैंड पे है। एकांगुआ कहाँ पे है? चिली में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सुमेलित में यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्यूजियामा कहाँ पे है? जापान। फ्यूजियामा कहाँ पे है? जापान में। और मित्रों वेसुवियस कहाँ पे है आपका? इटली में। ये कहाँ पे है? इटली में है, ये आपको ध्यान रखना है। एकांगुआ कैसा ज्वालामुखी है? ये मृत ज्वालामुखी है। कैसा है ये? मृत ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा आपका जो फ्यूजियामा सुसुप्त ज्वालामुखी है, सुसुप्त, सुसुप्त। फ्यूजियामा सुसुप्त ज्वालामुखी है। एटना और वेसुवियस सक्रिय ज्वालामुखी है। एटना और वेसुवियस, सॉरी ये 3 है। ये एटना है ना, ये आपका सक्रिय है, एटना सक्रिय है। और फ्यूजियामा भी कैसा है आपका? सक्रिय है, सक्रिय। तो इस क्रम में 2 और 4 हो गया, मेरे 3, ये 2 दिख गया। तो याद रखना है, एटना और आपका वेसुवियस कैसे हैं? सक्रिय ज्वालामुखी है। बाकी ये एक मृत डेड है, एक आपका सुसुप्त है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अगले सवाल की ओर अगर अपन चलें, तो निम्नलिखित में से कौन भ्रंशित या ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण अरावली पर्वतमाला है, एंडीज है, ब्लैक फॉरेस्ट है, काकेशस है। काकेशस, काकेशस कौन सा पर्वत आपका ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है मित्रों? तो सिंपल सा आंसर है इसका ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत में क्या होता है, जैसे जो आपका स्थल मंडल होता है, जो स्थल मंडल होता है, कई बार क्या होता है, अपनी जगह अपना भाग स्तर होता है और मध्य का भाग है ना अपनी मूल स्थान से अप हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो बनता है वो कौन सा पर्वत बनता है? ब्लॉक पर्वत बनता है। ऐसी स्थिति में कौन सा बनता है? ब्लॉक पर्वत बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ब्लॉक पर्वत। ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। एक आपके होस्ट पर्वत होता है,
होस्ट पर्वत और ब्लॉक पर्वत में अंतर इतना ही होता है, इसका ऊपरी भाग इस प्रकार का होता है, कम कटा फटा होता है, लेकिन होस्ट पर्वत का जो ऊपरी भाग होता है वो इस प्रकार से बहुत पैना होता है, बहुत पैना होता है, और उसकी आकृति भी आपको इसी प्रकार से दिखाई देगी, उसकी आकृति भी आपको इसी प्रकार से दिखाई देगी। ऐसे पर्वत को अपन क्या बोल देते हैं? ऐसे पर्वत को अपन होस्ट पर्वत बोल देते हैं। जो ऐसे पैना हो, ऊपर से इस प्रकार से कटक नुमा होता है, ऊपर से बहुत कटक नुमा होता है, उसको होस्ट पर्वत, और जो ऐसा होता है उसको बोल देते हैं ब्लॉक पर्वत। याद रखना है, इसको ब्लॉक पर्वत बोल देते हैं। फर्क इतना है, इसमें ये ऊपर होता है और इसमें ये किनारे नीचे धंसते हैं, बस इतना फर्क है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे रैंप घाटी और रिफ्ट घाटी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करें इनकी ब्लॉक पर्वत, अगर मैं आपको बताऊं कि विश्व में प्रमुख ब्लॉक पर्वत कौन से हैं? विश्व में ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत, विश्व में ब्लॉक पर्वत, तो विश्व में ब्लॉक पर्वतों की बात करें तो जैसे ब्लैक फॉरेस्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। भाई आप अगर डिटेल कोर्स चाहते हो इसका, ज्योग्राफी का अक्सर डिटेल में होना चाहिए, तो आप प्लस कोर्स चल रहा है वो ज्वाइन कर सकते हैं। भारत का सतपुड़ा, भारत का सतपुड़ा, ये भी कैसा है? ब्लॉक पर्वत है। भारत का सतपुड़ा भी ब्लॉक पर्वत है। वासेज, फ्रांस, ये भी कैसा है? ब्लॉक पर्वत है, याद रखना है। और अगला है वासाज रेंज, वासाज रेंज, यूएसए, ये भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अगला सवाल आपका है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सॉरी, सूची नहीं है, कथन और कारण दिया हुआ है, और इसमें आपको कथन और कारण में से आंसर देना है। शुष्कता मरुस्थलों की विशिष्ट विशेषता होती है। शुष्कता का मतलब ड्राइनेस, ड्राइनेस मरुस्थलों की विशिष्ट विशेषता होती है। अब इस लाइन की क्या ये व्याख्या कर रहा है क्यों होती है? मरुस्थलों में कम वर्षा एवं उच्च वाष्पीकरण होता है। ठीक है, अब आपको पहले तो आपको बताना है, फिर उसके बाद में मैं देखूंगा। अब इसमें देखो ए और आर दोनों सही है, क्या व्याख्या है इसकी? सही तो है, लेकिन क्या व्याख्या नहीं है। ए गलत हो सकता है, आर सही हो सकता है, ए सही हो सकता है, आर गलत हो सकता है। तो इस ऐसे प्रश्नों को करने के लिए मैंने आपको तरीका बता रखा है। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक क्योंकि शब्द जोड़ दो। आपको देखो फैक्ट तो पता होना चाहिए, जब भी तो आप कर पाओगे। क्योंकि, अगर क्योंकि शब्द जोड़ने से अगर सार्थक सेंटेंस निकल के आता है, सार्थक वाक्य निकलता है, तो आंसर हमेशा व्याख्या वाला होता है। शुष्कता मरुस्थलों की विशिष्ट विशेषता होती है, क्योंकि मरुस्थलों में हमेशा वर्षा कम होती है। भाई वर्षा कम होती है तो ही तो मरुस्थल है, और वाष्पीकरण हमेशा ज़्यादा होती है। तो बिल्कुल व्याख्या हो गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, और इसकी क्या होती है? व्याख्या होती है। तो याद रखना है, मरुस्थलों में, इसमें ज़्यादा खुद में ही लिखा हुआ है, मरुस्थलों में वर्षा कम होती है, वाष्पीकरण ज़्यादा होती है, और इसलिए मरुस्थलों में शुष्कता देखने को मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? कौन एक सही सुमेलित है? यहाँ पे कौन एक सही सुमेलित है? रोस्बी वेव्स यानी कि रोस्बी तरंग, जेट स्ट्रीम, एल लिनो, प्रबल मानसून, सूचकांक, वाकर परिसंचरण, हेडली कोशिका, मध्य अक्षांशीय कोशिका। अब इनमें से एक सही है, एक सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ, देखा क्या सही हो सकता है इसमें। आपको याद होना चाहिए, रोस्बी वेव जेट स्ट्रीम की अवस्थाओं में बनती है। रोस्बी तरंग जेट स्ट्रीम की किस में बनती है? अवस्थाओं में बनती है। तो रोस्बी तरंग का संबंध किससे है? जेट स्ट्रीम से। जेट स्ट्रीम से रोस्बी तरंग का संबंध है। इसका मतलब इसका आंसर पहला सही हो गया, क्योंकि इस सही सुमेलित पूछ रहा है, तो मैंने बता दिया रोस्बी तरंग जेट स्ट्रीम से संबंधित है। जेट स्ट्रीम 5 प्रकार की होती है। उन 5 प्रकारों में से एक प्रकार ऐसा है जिसकी 3 स्टेज होती हैं, और उन 3 स्टेजों में दूसरी स्टेज ऐसी होती है जिसमें से रोस्बी वेव्स बनती है। ठीक है, अब रोस्बी वेव्स क्या होती है, क्यों कहते हैं इसको? तो रोस्बी वेव्स रोस्बी के नाम पर पड़ी है, इसने इसकी खोज की थी, सबसे पहले इसने इसके बारे में बताया था, इसीलिए इसको है ना
रोशनी तरंग के नाम से जानते हैं। तो जेट स्ट्रीम अगर आप पूरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है, जो पवनें होती हैं, दो विपरीत नेचर वाली पवनें एक दूसरे के मार्ग में क्या कर जाती हैं, टोटली प्रवेश कर जाती हैं और फिर पैरेलल बहने का प्रयास करती हैं, वही रोशनी वेव्स होती है। ठीक है ना। दूसरा एल लीनो। एल लीनो, तो एल लीनो का संबंध किससे है, कमजोर मानसून से होता है। एल लीनो का संबंध किससे होता है, कमजोर मानसून से। और ये क्या कर रहा है, प्रबल मानसून। कमजोर मानसून, तो ये क्या कर रहा है, प्रबल मानसून, तो ये गलत हो गया। दूसरा सूचकांक चक्र। सूचकांक चक्र, सूचकांक चक्र, सूचकांक चक्र का संबंध वाकर परिसंचरण से नहीं होता, इसका संबंध भी जेट स्ट्रीम से होता है। इसका संबंध भी किससे होता है, जेट स्ट्रीम से। इसने वाकर परिसंचरण दे दिया, ये भी गलत है। हेडली कोशिका, हेडली कोशिका, हेडली कोशिका, हेडली कोशिका का संबंध मध्य अक्षांशों से नहीं है, निम्न अक्षांशों से है। हेडली कोशिका का संबंध किससे है, निम्न अक्षांशों से, निम्न अक्षांशों से। यह आपको ध्यान रखना है, अक्षांशों से, यानी कि 0 से 30 डिग्री नॉर्थ प्लस साउथ, और मध्य अक्षांशों में आता है 30 से 60 डिग्री नॉर्थ प्लस साउथ। यहाँ पे कौन सी सेल होती है, फेरल सेल। यहाँ पे कौन सी सेल है, फेरल सेल होती है। और उच्च अक्षांशों की अगर बात करें तो पोलर सेल होती है। उच्च अक्षांश, उच्च अक्षांश की बात करें 60 से 90 डिग्री, तो यहाँ पे कौन सी सेल होती है, पोलर सेल होती है, ध्रुवीय सेल होती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अगले सवाल की ओर चलते हैं अपन। निम्नांकित परतों में से कौन सी परत 300 से 1000 मीटर के गहराई मंडल में सागरीय जल के घनत्व में त्वरित परिवर्तन को इंगित करती है। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है मित्रों आपके सामने घनत्व की बात कर रहा है। ये तीन चीज है, एक होती है घनत्व को दर्शाने वाली, एक होती है लवणता को दर्शाने वाली, और एक होती है आपको तापमान को दर्शाने वाली। तापमान को दर्शाने वाली, तापमान, तापमान को दर्शाने वाली। यहाँ पे कभी कभी एग्जामिनर 300 की जगह 500 भी दे देता है, तो भी वही आंसर आएगा। समझ में आया ना। तो 300 मीटर से 1000 मीटर की गहराई मंडल में सागरीय जल के घनत्व में त्वरित परिवर्तन को इंगित करती है। हेलोक्लाइन है, थर्मोक्लाइन है, पाइक्लोक्लाइन है और इकोक्लाइन है। तो मित्रों बहुत अच्छा प्रश्न है इसका। तो सही आंसर होगा इसका थर्मोक्लाइन। इसका सही आंसर क्या होगा, थर्मोक्लाइन। याद रखना है, थर्मोक्लाइन होता है। आपसे परीक्षा में कहीं न कहीं प्रश्न पूछा जाता है। हेलोक्लाइन किसको दर्शाती है, लवणता को। हेलोक्लाइन किसको दर्शाती है, लवणता को दर्शाती है। ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। आपसे पूछे कि लवणता को क्या दर्शाती है, हेलोक्लाइन दर्शाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें इसको क्या बोला जाता है, थर्मोक्लाइन बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। इसमें थर्मोक्लाइन का क्या मतलब है, यानी कि टेम्परेचर के कारण, तापमान के कारण, तापमान के कारण, तापमान के कारण घनत्व में क्या होता है, परिवर्तन होता है। डेंसिटी में क्या होता है, घनत्व में क्या होता है, परिवर्तन होता है। याद रखना है, तापमान के कारण घनत्व में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्रम में, बी। और पायरोक्लाइन क्या होती है, वो पेवर डेंसिटी को दर्शाती है। पेवर डेंसिटी, सागरीय जल के घनत्व में तेज गति से परिवर्तन का कारण क्या है, तो इसके परिवर्तन का कारण टेम्परेचर के कारण थर्मोक्लाइन होगा। याद रखना है। और डेंसिटी को पायरोक्लाइन भी दर्शाती है, यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये टेम्परेचर के कारण घनत्व परिवर्तन होता है। समझ में आया ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जल में 300 से 1000 मीटर में घनत्व परिवर्तन को देखने के लिए कौन सी होगी, तो पायरोक्लाइन होगी। यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। और लवणता को कौन सी होगी, हेलोक्लाइन होगी। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। इसका ये पायरोक्लाइन, पाइवनकुलोक्लाइन है या पायरोक्लाइन होता है। याद रखना है। ये किसको दर्शाती है, ये दर्शाती है घनत्व को। ये घनत्व को दर्शाती है।
बेसिकली ये किसको दर्शाती है? ये तापमान को दर्शाती है। और ये किसको दर्शाती है? लवणता को दर्शाती है। क्राइटेरिया तीनों का सेम है। क्राइटेरिया तीनों का क्या है? सेम है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें है ना, इसका पायरोक्लाइन होता है। तो इस समय आपके मन में आ रहा होगा सर ये आंसर क्यों नहीं हुआ है, आंसर क्यों नहीं हुआ? तो याद रखना, घनत्व और तापमान में संबंध देखने को मिलता है, विपरीत संबंध देखने को मिलता है घनत्व और टेम्परेचर में। इस क्रम में ये आंसर है। अगर आप इस क्रम में ये भी आंसर करो तो आपका गलत नहीं होगा। ये भी आंसर करते हो ना तो ये भी आपका गलत नहीं होगा। अब आप पूछो कि सर आप इसको कितना कितना वो दो कि भाई हम ये कर लें या ये कर लें। भाई ये करोगे तो भी आंसर आपका करेक्ट होगा, क्योंकि घनत्व डेंसिटी को दर्शाने के लिए पाइक्लोनाइन होती है और टेम्परेचर को दर्शाने के लिए थर्मोक्लाइन होती है, लवणता को दर्शाने के लिए हेलोक्लाइन होती है। तो ये आंसर भी आपका करेक्ट माना जाएगा, बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि गलत होगा। अब आप बोलोगे सर आपने बी क्यों बता दिया? बी इसलिए बता दिया मैंने कि इन दोनों में संबंध होता है, दोनों में रिलेशन होता है। इन दोनों में क्या होता है? रिलेशन होता है घनत्व और टेम्परेचर में, इसलिए मैंने बी बता दिया आपको। प्रकाश मंडल की सीमा निर्धारित होती है। फोटिक क्षेत्र जो होता है समुद्र जल के घनत्व से, समुद्र जल की लवणता से, सूर्य के प्रकाश की प्रवृष्टि से, समुद्री जल के टेम्परेचर से। तो याद रखना है प्रकाश मंडल यानी कि फोटिक जो क्षेत्र होता है उसकी सीमा किससे निर्धारित होती है? सूर्य के प्रकाश की प्रवृष्टि से। सूर्य के प्रकाश की प्रवृष्टि से प्रकाश मंडल की या फोटिक क्षेत्र की सीमा निर्धारित होती है। तो इसके आपको ये प्रकाश मंडल के याद रखना है, सूर्य का प्रकाश कितनी गहराई तक पहुंच सकता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। जैसे ये स्थल का कोई पार्ट है सी है, तो 0 से 100, 0 से 100, फिर 100 से 600 और फिर 600 से अबोव, 600 से अबोव। समझ में आया ना? तो इसको फोटिक, एफोटिक, डाइसफोटिक के नाम से जानते हैं। समझ में आया ना? इसी प्रकार से प्लेजिक, मेसोप्लेज, एप्सोप्लेजिक ये प्रकाश के क्षेत्र होते हैं। ठीक है ना? तो प्रकाश बेसिकली 0 से 100 मीटर की गहराई में पूछता है, जिसको फोटिक क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे जितने भी जीव जंतु होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन निर्मित करते हैं। लेकिन आपके 600 मीटर की गहराई में धुंधला प्रकाश होता है, याद रखना है। तो इसको एफोटिक कहा जाता है। इससे आगे डाइसफोटिक होता है जो धुंधला होता है और रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से जीव जंतु भोजन का निर्माण करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने फिजिकल ज्योग्राफी में उस समय प्लस में पूरा डिटेल से करा रखा है इसको। तो निम्नांकित में से किसे सागरीय हिमपात कहते हैं? निम्न में से किसे सागरीय हिमपात कहते हैं? सागरीय सतह पर हिमतल का लगातार गिरना, सागरीय सतह पर ओलों का लगातार गिरना, महासागरीय नीतल पर हिमगुटिका का लगातार गिरना और महासागरीय नीतल पर लगातार अत्यंत छोटे सागरीय अवसादों का गिरना। तो याद रखना क्या कह रहा है? सागरीय हिमपात, सागरीय हिमपात। तो याद रखना सागरीय हिमपात का मतलब होता है सागरीय या महासागरीय नीतल पर लगातार अत्यंत छोटे छोटे सागरीय अवसादों का गिरना। ये क्या कहलाएगा? सागरीय हिमपात के नाम से जाना जाता है। तुम सोच रहे हो सर बर्फ गिरती है? नो, महासागरीय जो नीतल होता है, जो तल होता है, उस पर छोटे छोटे सागरीय अवसादों का गिरते रहना। जैसे कोई भी, ये कोई सागर का पार्ट है, समझ लो, ये जैसे ये कोई सागर का पार्ट बना दिया मैंने, ये कोई महासागर है, ये इसका नीतल है, ये इसका नीतल है। अब यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव हैं, विभिन्न प्रकार के भांति भांति के जीव हैं। जब ये जीव डेस्ट्रॉय होते हैं, जब ये जीव डेस्ट्रॉय होते हैं, समझ में आए ना? तो ये डेस्ट्रॉय होते हैं या फिर अब डेस्ट्रॉय होंगे या फिर कोई नदियाँ अपना अवसाद लेकर यहाँ छोड़ती हैं, नदियाँ गिर रही है और अपना अवसाद लेकर यहाँ छोड़ती हैं। तो धीरे 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 ये पानी में तैरते तैरते लुढ़कते लुढ़कते नीचे बैठते हैं। ऐसे नीचे बैठने की क्रिया होती है, ये नीचे बैठते हैं। तो ये धीरे धीरे डेस्ट्रॉय होंगे, जीव डेस्ट्रॉय होंगे। अगर कोई भी पानी में अपन उठा के कंकड़ डाल देंगे तो वो भी धीरे धीरे नीचे तली में जाएगा। कोई मरा हुआ जीव डाल दो, आप मेंढक उठा के मरा हुआ डाल दो तो वो भी नीचे ही जाके बैठेगी, उसकी हड्डियाँ वड्डियाँ, कंकाल वंकाल। कोई मछली मर जाती है, केकड़ा मर जाता है तो उसकी भी कंकाल धीरे धीरे तली में जाकर बैठते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे नदियाँ कोई अपने साथ में अवसाद लेकर आती हैं तो वो भी धीरे धीरे कहाँ बैठते हैं? तली में जाकर बैठते हैं। यहाँ इस नीतल पर जमा होते रहते हैं, इस नीतल पर जमा होते हैं।
जिसको किसकी संज्ञा दी गई है? सागरीय हिमपात की संज्ञा दी गई है। अगर महासागरीय तल पर विभिन्न प्रकार के अवसाद और कचरे का जमाव होता है तो उससे क्या कहते हैं? सागरीय हिमपात के नाम से जानते हैं। ये इसको क्या दी गई है? संज्ञा दी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे मित्रों? ये अगला सवाल आपका है सूची एक को आपको इसमें से देखना है जैव ईंधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। एक सही चुनना है। जैव ईंधन यानी कि यहाँ मक्का एवं गन्ने की फसलों से प्राप्त होता है। जैव ईंधन मक्का और गन्ने की फसल से प्राप्त होता है। यह है लागत प्रभावी ईंधन होता है। यह खाद्य सुरक्षा को प्रभावित नहीं करता है। यह है एक पर्यावरण अनुकूलन ईंधन का स्रोत है। एक और दो, दो तीन चार, एक और चार, तीन और चार। अब आपको देखना है इसमें कौन सा सही है, कौन सा सही है मेरे दोस्तों। तो याद रखना जैव ईंधन जिसको बोलते हैं बायोफ्यूल, बायोफ्यूल जिसको बोला जाता है बायोफ्यूल, ये किससे प्राप्त होता है? तो याद रखना है मित्रों जैव ईंधन बायोफ्यूल, अरे मतलब जिससे हमको ईंधन के रूप में काम ले सकते हैं। बायोफ्यूल जैव ईंधन के रूप में काम ले सकते हैं। तो पहला मक्का एवं गन्ने की फसल से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। समझ में है ना? मक्का की भूसी, मक्का का जो मक्के के डंठल जो होते हैं, जो पत्ते होते हैं, जो उनसे, दूसरा गन्ने की भूसी से, बिल्कुल ये प्राप्त होता है। तो यह मक्का और गन्ने की फसलों से प्राप्त होता है। बायोफ्यूल बिल्कुल सही है। यह लागत प्रभावी ईंधन है? नहीं है, लागत प्रभावी ईंधन बिल्कुल भी नहीं है। यह खाद्य सुरक्षा को प्रभावित नहीं करता है? तो ये खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है। याद रखना है ये खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है। यहाँ पे नहीं दे दिया, ठीक है, इसलिए ये भी गलत हो गया। यह एक पर्यावरण अनुकूलन ईंधन का स्रोत है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक और चार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक और चार हो जाएगा। याद रखना है जैव ईंधन बायोफ्यूल, ध्यान रखना है आपने आज तक होगा जो भाई पढ़ा होगा जैव ईंधन। जैव ईंधन, जैव ईंधन हमको किस किस से प्राप्त होता है? जैव ईंधन किस किस से प्राप्त होता है? तो एक तो याद रखना मक्का, मक्का से प्राप्त होता है। गन्ना से प्राप्त होता है। जेट्रोफा या ओहोबा से प्राप्त होता है। जेट्रोफा, जेट्रोफा, ओहोबा, जोजोबा, एक ही नाम है, जोजोबा, इनसे ये प्राप्त होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इनसे क्या होता है? ये प्रदूषण न के बराबर होता है। प्रदूषण क्या होता है? न के बराबर होता है। प्रदूषण न के बराबर होता है मित्रों। प्रदूषण इसमें क्या होता है? न के बराबर होता है। और ये क्या होता है? पर्यावरण के अनुकूलन होता है। पर्यावरण के अनुकूलन होता है। अनुकूलन होता है। पर्यावरण के क्या होता है? अनुकूलन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। पारिस्थितिकीय उत्पाद विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। पारिस्थितिक उत्पाद विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, मेरा मतलब ये है ये 0 डिग्री है। अगर आप पोल्स की ओर जाते हो तो क्या घटती जाती है? दूसरा सूर्य तापन विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तेजी से घटता है। तो अब आपको देखना है क्या सही है क्या गलत है। तो देखो पारिस्थितिक उत्पादकता, पारिस्थितिक उत्पादकता यानी कि इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, पारिस्थितिक उत्पादकता विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है। क्यों? क्योंकि ध्रुवों पर विषुवत रेखा की अपेक्षा सूर्य के प्रकाश में क्या आती है? कमी आती है। सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं तो कमी आती है। तो बिल्कुल व्याख्या हो गई। सूर्य तापन में या सूर्य तपन में विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ये क्या होता है? तेजी से घटता जाता है। इसलिए विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिक उत्पाद में भी कमी देखने को मिलती है। इसका सही आंसर इस क्रम में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्यों? इसकी क्या हो रही है? व्याख्या हो रही है। आपको ध्यान रखना है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्य ताप तेजी से घटता है, अतः इकोलॉजिकल जो आपका प्रोडक्टिविटी है उसमें भी क्या आती है? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कमी आती है। उच्च अक्षांशों पर सूर्य ताप कम प्राप्त होता है,
इसी कारण यहाँ पे क्या होता है, वर्धन काल इनका कम होता है, यानी कि पारिस्थितिक उत्पादकता का वर्धन काल यहाँ पे ध्रुवों पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे बच्चों? ये नेक्स्ट सवाल आपका है, संरक्षण पर्यावरण नियोजन का आधारभूत तत्व है। संरक्षण तथा विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब आपको देखना है कौन सा इसका आंसर सही है, कौन सा सही नहीं है। तो देखना, संरक्षण पर्यावरण नियोजन का आधारभूत तत्व है, क्योंकि संरक्षण और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। संरक्षण करोगे किसी चीज का तो ही तो वो विकसित करेगी। अगर आप उसका संरक्षण नहीं करोगे तो विकसित कैसे होगी? छोटा कोई बच्चा होता है, छोटे बच्चे का आप संरक्षण नहीं करोगे, देखभाल नहीं करोगे तो उसका विकास कैसे होगा? उसको टाइम पे खाना खिलाना, उसको नहलाना धुलाना, उसकी भूख को शांत करना, बीमार होने पर उसको अस्पताल में दिखाना, उसके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना। तो आपने उसका संरक्षण किया तो उसने विकास किया। जब आपने उसको ध्यान नहीं दिया तो मृत हो जाएगा, तो विकास खत्म हो जाएगा। तो पर्यावरण संरक्षण नियोजन का एक आधारभूत तत्व है, क्योंकि संरक्षण और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। याद रखना है, पेड़ पौधों को आप बचाओगे, पेड़ पौधों के बचाव आप बचाओगे, तो पर्यावरण को अगर आप बचाओगे मेरे मित्रों, तो इसका क्या होगा? ये आपके लिए अनुकूलन होगा। अनुकूलन होगा किसकी दृष्टि से हो सकता है? तापमान की दृष्टि से हो सकता है, वर्षा की दृष्टि से हो सकता है, प्रेशर की दृष्टि से हो सकता है, आर्द्रता की दृष्टि से हो सकता है। समझ में है ना? और इस अगर पर्यावरण आपका विपरीत होता है तो आपके जीवन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा, और यदि आपका अनुकूल होता है तो आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए याद रखना, संरक्षण और पर्यावरण नियोजन का आधारभूत तत्व है। संरक्षण और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। याद रखना है। अगला सवाल आपका, तो ये आज आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। और दूसरा, अगर कोई विद्यार्थी आप पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी राजस्थान के संदर्भ में करना चाहते हैं तो आरएस का एक क्लास मेरा चल रहा है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई विद्यार्थी 6 से 12 तक की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या एनसीईआरटी बुकों के जो लेसन के क्वेश्चन है, पीछे वाले नहीं हैं, जो चैप्टर के पीछे होते हैं, वो क्वेश्चन नहीं है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है जो किताब के चैप्टर में से बनते हैं, जैसे आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो उस चैप्टर में से उस किताब से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके लिए भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो नेट के सेक्शन में आप मेरा प्लस कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे बहुत सारे, यानी कि 3000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला तो आपको एक मिल जाएगी। इसके अलावा कम से कम 1500 से 1000 के बीच में और प्रश्न आपको अध्याय के अनुसार मिल जाएंगे। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी की किताबों में जो 6 से 12 तक की ज्योग्राफी की किताब है, उन प्रश्नों का भी आपको एक बंच मिल जाएगा। तो मेरा रेफरल कोड राजेंद्र 10 है, आप ज्वाइन कर सकते हैं नेट के लिए, कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर के लिए। ठीक है दोस्तों, विश ऑल द बेस्ट। बाकी की बात कल की करेंगे। आप सभी का दिन शुभ रहे।